बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। पिछली वीडियो में हमने एक्रोमेगेली की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, उसकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन और उसकी मैनेजमेंट डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैं क्विकली कुछ केसेस डिस्कस करूंगा। एक्रोमेगेली की ही 4 केसेस डिस्कस करूंगा जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो रिकॉल कर रहे होंगे सॉल्व करते हुए इन केसेस को, जो कि हमारे MCQs में और SCQs दोनों में सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक 43 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट कर रहा है आपके पास हेडेक के इवेलुएशन के लिए, ठीक है। और वो कह रहा है किसी तरीके से हेडेक रिलीफ नहीं होता। अच्छा, मज़ीद वो कह रहा है कि 2 मंथ से अनएबल टू मेंटेन एन इरेक्शन, ठीक है। और उसके साथ ये है कि फिज़िकल एग्जामिनेशन पे ब्लड प्रेशर हाई है और साथ में आपको नज़र आ रहा है कि इनलार्ज नोज है, फोरहेड है, जा है और वाइडन हैंड्स और फिंगर्स और फीट वाइडन हो गए, ठीक है। सीरम ग्लूकोज कंसंट्रेशन 260 है और हैंड स्वेटी भी है। तो ये देखिए, इसका जो हेडेक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिक्रीज लिबिडो, हाइपरटेंशन, क्रॉस फेशियल फीचर्स और डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, ये सजेस्ट करते हैं एक्रोमेगेली को। अच्छा, ये हमने कल सही डिटेल में डिस्कस किया था कि हेडेक क्यों है, क्योंकि इसके सर के अंदर ट्यूमर है, इंट्राक्रैनियल ट्यूमर है जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। और उसके मास इफेक्ट की वजह से हेडेक है और मास इफेक्ट की वजह से ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्योंकि मास इफेक्ट की वजह से क्या होता है, पिट्यूटरी स्टॉक को वो ऊपर प्रेस करता है तो ऊपर से डोपामिन नहीं आता है, तो नीचे पिट्यूटरी प्रोलेक्टिन ज़्यादा सिक्रेट करती है जो GnRH को इनहिबिट करता है और FSHLH डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज है। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ प्रेजेंट कर, अगर फीमेल होती तो एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, वेजाइनल एट्रोफी के साथ या वेजाइनल ड्राइनेस के साथ प्रेजेंट कर दी। तो इसमें हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसने ऑप्शंस में ग्रोथ हार्मोन दिया है, सीरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दिया है, MRI दिया है और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दिया है, साथ में बेसलाइन प्रोलेक्टिन मेजरमेंट और 24 आवर यूरिन कोर्टिसोल मेजरमेंट दिया है। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की मेजरमेंट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की मेजरमेंट हम पहले कराते हैं क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। अगर ये नॉर्मल है, हाई है, तो हम एक्रोमेगेली को रूल इन करते हैं, अगर ये नॉर्मल है तो हम एक्रोमेगेली को रूल आउट करते हैं। लेकिन अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हाई है, नॉर्मल है, तो हम दूसरा टेस्ट करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम पहले बेस लाइन ग्रोथ हार्मोन लेवल मेयर करते हैं और फिर ग्लूकोज लोड देने के 2 घंटे बाद दोबारा ग्रोथ हार्मोन लेवल चेक करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हुआ है तो फिर एक्रोमेगेली को रूल आउट करेंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज नहीं हुआ है तो फेलियर टू रिस्पॉन्स टू फीडबैक इनहिबिशन हुआ, ये डिजीज़ होगा, एक्रोमेगेली को रूल इन करेंगे। फिर हम MRI करेंगे ब्रेन का, ठीक है, तो हमें वहाँ पे पिट्यूटरी एडिनोमा नज़र आएगा। अगर नहीं आया, उन दोनों के टेस्ट के पॉजिटिव होने के बाद MRI नेगेटिव आया तो कोई सेकेंडरी काज हो सकती है एक्रोमेगेली की, यानी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन की। सेकेंडरी काजेज क्या हो सकते हैं, कोई न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो सकता है या स्यूडो एक्रोमेगेली भी बोलते हैं, जिसमें टेस्ट जो है वो नॉर्मल होते हैं। स्यूडो एक्रोमेगेली में फीचर प्रेजेंटेशन उस तरह होगी, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी नॉर्मल होगा और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी नॉर्मल होगा। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में 38 ईयर ओल्ड वुमेन है, ठीक है, ब्लरी विजन और हेडेक के साथ आ रही है। ये भी और ये भी यही कंप्लेन कर रही है कि उसका शू का साइज़ और रिंग का साइज़ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और फ्रंटल बोजिंग है, प्रोटूबरेंस सब मैंडिबर है, देखिए यही वाले फिर से फीचर्स आ गए हैं, ठीक है। विजुअल प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिक कैज़म को कंप्रेस करता है पिट्यूटरी एडिनोमा, तो बाइटेम्पोरल हिमेनोप्सिया होता है। और ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की वजह से एक्रोमेगेली को ही फीचर्स आ गए। और इसमें सीरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जाहिर है एलिवेटेड होना चाहिए, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज नहीं होना चाहिए और MRI पे हमें पिट्यूटरी एडिनोमा नज़र आएगा। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली लॉन्ग टर्म सिक्वेल है ऑफ द पेशेंट कंडीशन। तो लॉन्ग टर्म में इसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये पूछ रहा है। और इसने ऑप्शन दिया डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स इन मायोकार्डियम। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो है ये डिपॉजिट होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। जब T3 T4 कम होता है तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इनकी वजह से एडिमा होता है, जिसे हम एक्जिडेमा बोलते हैं, ठीक है। और ये हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकते हैं, मायोकार्डियम में भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड डिपॉजिट हो सकते हैं। नीचे इसने ऑप्शन दिया है रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। तो एक्रोमेगेली में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है वो कार्डियक फेलियर की वजह से डेथ होती है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, ये आंसर इसका सही है।
रिड्यूस कार्डियक आउटपुट कैसे होता है, देखिए कार्डियोमायोपैथी होगी, कार्डियक इनलार्जमेंट होगी जो जिसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगा, वो इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी वाली कहानी जिसकी वजह से अंदर क्या कहते हैं सिस्टोलिक फेलियर हो, डायस्टोलिक फेलियर होता है क्योंकि फीलिंग नहीं होती है, वॉल्यूम अंदर वो जो ल्यूमेन है वेंट्रिकल का वो डिक्रीज हुआ होता है कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी की वजह से। तो ये इसका आंसर है। चलें नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, ठीक है, और उसकी हाइट 98 परसेंटाइल है, ठीक है, और ब्रॉड हेड है और ब्रॉड हैंड्स है और फीट है, फ्रंटल बोजिंग है और प्रोटूबरेंस ऑफ मैंडिबल भी है। तो ये एक्रोमेगेलिक फीचर है, साथ में वो बहुत ज़्यादा टॉल है और छोटी बच्ची है, 15 साल की लड़की है। तो और इसे क्या है जैंजेटिज्म है क्योंकि इसके वो फिजियल प्लेट्स फ्यूज नहीं हुए थे, तो अभी इसलिए इसको जैंजेटिज्म हुआ, ठीक है। पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, इस पेशेंट कंडीशन की ट्रीटमेंट क्या है एक्रोमेगेली की, ट्रीटमेंट कंडीशन ट्रांससिफिनोइडल एडिनेक्टमी जो भी है उसको निकाल लेंगे सर्जिकली, ट्रांससिफिनोइडल सर्जरी करके। अगर इसी तरीके से केस है नेक्स्ट वाला, इस केस में पूछा है 35 ईयर ओल्ड वुमेन है, अच्छा, प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिच है, प्रोगैंथिज्म वहीं हो गया, जहाँ का प्रोटूबरेंस हो गया, और डिसप्रोपोर्शनेट ब्रॉड हैंड्स एंड फीट है, मास इन सेलर टर्सिका MRI पे नज़र आ रहा है, ओवर एक्सप्रेस्ड एडेनोलाइन साइक्लेस, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एडेनोलाइन साइक्लेस, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ बायोप्सी स्पेसिमेन फ्रॉम द मास शो निकाल दिया गया है, फिर वो शो कर रहा है और एक्सप्रेशन ऑफ एड्रेनलाइन साइकिल। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स आ रहे हैं, सिक्रेटिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो जी के क्यों और GS कपल्ड GIG क्यों GS कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, तो ये GS कपल्ड है, ठीक है। इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ये लगता है ऊपर से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है, तो GS कपल्ड है तो एड्रेनलाइन साइक्लेस की एक्टिविटी इंक्रीज होगी और उसी तरीके से वो ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा करता है। खैर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्माकोथेरेपी, इसके लिए फार्माकोथेरेपी क्या है, तो वो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग था जिसे ऑक्टीरोटाइड बोलते हैं। तो ये चार केसेस हमारे हो गए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।